आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये अध्याय हम लोगों का 2 है। ठीक, अध्याय इससे 1 इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए, हम लोग अध्याय 1 में क्या आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास, ये पेपर 6 है, तो आधुनिक भारत के इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में अध्याय 1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। बंगाल, अंग्रेजों का बंगाल विजय के बारे में और बंगाल के शासन प्रणाली के बारे में बहुत अच्छा से हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें हमने द्वैध शासन के बारे में भी देखा था। देखिए, एक बात समझिए, ये चैप्टर आपको कहीं मिलेंगे नहीं किसी बुक में। आप ढूंढते रह जाइए किसी बुक में कि चैप्टर कौन से बुक में मिलेंगे, तो ये चैप्टर किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है, यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस दे देती है कि हाँ ये सिलेबस है हमारा, ये पढ़ लीजिए। वो किसी बुक में आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। उसको अपने से हम सिलेबस में चैप्टर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम लोग को पढ़ने में, समझने में, सीखने में और क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो। तो वही हम लोग चैप्टर ये 2 है, और चैप्टर 2 है अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियाँ एवं प्रभाव। ये चैप्टर का नाम भी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजों के साम्राज्यवादी एवं नीतियाँ एवं प्रभाव, मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। अंग्रेज जो थे वो शुरू में तो साम्राज्यवादी नहीं थे। साम्राज्यवादी का मतलब क्या हुआ, शुरू में तो वो अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहते थे, बस ये चाहते थे कि उनका व्यापार हो, भारत में आए थे तो ये आपको भी पता है। लेकिन धीरे धीरे उनका भारत पर ऐसा उनका जो मन में ऐसा बदलाव आया कि हम जो व्यापार कर रहे हैं, जो सामान खरीद रहे हैं, अगर हम यहाँ पर शासन करने लगे तो ये सामान या तो बहुत सस्ते मूल्यों पर हमें मिलेगा या फ्री में यहाँ से हम लेकर जा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे संसाधन है, और यहीं से सामान बनाकर अन्य देशों में भी हम बेच सकते हैं, मतलब इसके पड़ोसी देशों में भी बेच सकते हैं। तो वही साम्राज्यवादी नीतियाँ और उनके प्रभाव क्या कर रहा है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग, और इसको अंत तक देखते रहिए, और जहाँ जहाँ इसको नोट्स अभी बनाते रहिए, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए। और जहाँ पर भी डाउट हो, समस्या हो, दिक्कत हो, आप कमेंट में क्या करिए, पूछ लीजिए। चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहले इन अंग्रेजों का सबसे जो पहला नीति था साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ने का, द्वैध शासन था। कौन सा शासन था? द्वैध शासन। सबसे पहला जो नीति था द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। बंगाल जब बक्सर का युद्ध हुआ, और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो 1765 में, ध्यान रखिएगा, 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो 1764 ईस्वी में, तो जो 1764 में अंग्रेजों की जीत हुई बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में जीत होने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया। इसके बारे में हम लोगों ने पिछला अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पर द्वैध शासन लागू हुआ बंगाल में, तो बंगाल में बहुत क्षति हुआ। फायदा बस एक व्यक्ति को हुआ, किसको हुआ? अंग्रेजों को हुआ, और बंगाल के पूरी जनता तबाह हो गई। मतलब सब कुछ बंगाल में ठीक ठाक एकदम बर्बाद हो गया था। इतना लूटमार, इतना कुछ बढ़ गया था ना, क्योंकि शासन और जो प्रशासन है और जो राजस्व है, दोनों अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में हो गया था। तो प्रशासन जो संभाल रहे हैं उनके पास राजस्व ही नहीं रहेगा, तो प्रशासन कैसे संभालेंगे? कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे? कानून व्यवस्था इतना लचीला हो गया था, इतना मतलब कमजोर हो गया था कि अपराध बहुत बढ़ गए थे। अपराध बढ़ गए थे, साथ में ही ना कोई नियम था। और एक बात, किसानों की भी हालत ख़राब थी, कारीगरों के, वहाँ पर जो कारीगर छोटे छोटे शिल्पकार थे उनकी भी हालत खराब, सब कुछ खराब हो गया था। तो ये हम लोग द्वैध शासन में हम लोग पढ़ लिए थे। 1765 में द्वैध शासन के बाद फिर 1765 में ये द्वैध शासन लागू हुआ। तो ये तो पहला कदम था अंग्रेजों का। क्या पहला कदम था? भारत में साम्राज्यवाद फैलाना अपना क्षेत्र पर, लेकिन प्रत्यक्ष शासन में नहीं आए थे। इस समय किनारे से शासन कर रहे थे। अब देखिएगा धीरे धीरे प्रत्यक्ष शासन में ये लोग आएंगे। उसके बाद यहाँ पर तो द्वैध शासन लागू किसने किया था, ये तो आपको पता होगा ना। क्लाइव ने लागू किया था और 1765 में, और ख़त्म किया वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। ठीक, उसके बाद डलहौजी। अब यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, और नहीं, थोड़ा ब्लेजली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्लेजली के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्लेजली की सहायक संधि आपको ऐसे ही पढ़ने के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टॉपिक वाइज आपको। आप ये मत सोचिएगा अरे ऐसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इनकी नीतियाँ पढ़नी है, कौन कौन सी इन्होंने नीति, क्योंकि आपको आएगा भी तो ऐसा ही आएगा। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों एवं प्रभावों का वर्णन करें। अब कैसे करिएगा, पढ़ ही नहीं रहिएगा तो। चलिए, सहायक संधि। अब ब्लेजली की सहायक संधि क्या थी?
1798 में जब ये बनकर आया गवर्नर जनरल, जब भारत में ये गवर्नर जनरल बनकर आया 1798 में, तो इसका एक ही काम था। गवर्नर जनरल जब बनकर आया तो इसका एक ही काम था। क्या था? भारत में साम्राज्यवाद, अपना साम्राज्य को बढ़ाना। ये एक ही लक्ष्य लेकर आया था इंग्लैंड से। क्या लेकर आया था? कि अंग्रेजों का साम्राज्य अधिक से अधिक हम लोग क्या करें, बढ़ाएं। और इसने अंग्रेजों को साम्राज्य बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, जो भारतीय शासक थे, क्योंकि भारत बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था और ये शासक आपस में ही लड़ते रहते थे। भारत के जो छोटे छोटे शासक थे आपस में ही लड़ते रहते थे, साथ में ही बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया था। फ्रांसीसी, फिर ये पुर्तगाली, ये सब का लगभग आगमन हो गया। 6 से 7 कंपनियां भारत में आगमन हो चुका था और ये सारी कंपनियां भारतीय राजाओं को परेशान करती थी या भारतीय राजा एक दूसरे आपस में लड़ते रहते थे। ये कंपनी या तो भारतीय राजा से लड़ती थी या भारतीय राजा, मतलब सबके अंदर भय का माहौल था। जितने भारतीय राजा थे उनके अंदर भय का माहौल था। और भय का माहौल किससे था? या तो यूरोपीय किसी कंपनी से था या बगल वाले राजा से था। और भारत इतने छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था कि उन राजाओं के पास अपनी सुरक्षा करने के लिए बेहतरीन इंतजाम नहीं थे कि अपना सुरक्षा कर सके, अपने शासन को आगे बढ़ा सके। तो यही बात का फायदा उठाया वेलेज़ली ने। वेलेज़ली ने क्या किया? इसी बात का फायदा उठाया कि हाँ, सभी राजा जो हैं वो अपने ठीक से सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी पर आक्रमण कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। तो इनको यहाँ पर इसको एक मौका दिखा, वेलेज़ली को। क्या मौका दिखा? कि अगर हम इन राजाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हम सुरक्षा, क्योंकि अंग्रेज तो लड़ने में बेहतरीन थे, ये भारत के सारे राजा जानते थे कि अंग्रेज जो लड़ने में, सुरक्षा देने में बेहतरीन है। जिस तरीका से इस समय बाउंसर घूमते रहते हैं ना, बाउंसर देखें आप, जो भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है वो अपने आसपास, सेलिब्रिटी का कोई सुरक्षा वाला व्यक्ति नहीं होता है, वो क्या करता है, किसी बाउंसर वाला जो भी ग्रुप होता है उनसे संपर्क करता है और कहता है कि हमें इस तारीख को इतना बजे यहाँ से यहाँ जाना है और इतना देर के लिए जाना है और हमें इतने बाउंसर चाहिए। तो उतना बाउंसर वो क्या करते हैं, लोग भेज देते हैं और बदले में पैसा ले लेते हैं। इसी को सुरक्षा कहते हैं। यही सुरक्षा देते हैं। इसको एक सहायक संधि की तरह आप मान सकते हैं। क्या कर सकते, सहायक संधि ही होता है। बदले में वो लोग क्या, वो कंपनी क्या करती है, ध्यान समझिएगा। आप ये मत सोचिएगा हम टॉपिक से आपको भटका रहे, टॉपिक से नहीं भटका रहे, समझ लीजिए ताकि ये आपको समझने में आसानी हो कि वेलेज़ली ने किस बात का फायदा उठाया था। मान लीजिए एक कंपनी हुआ, एक कंपनी है ये, ठीक, ये कोई सेलिब्रिटी है, इसको कहीं जाना है, सेलिब्रिटी है, कोई कहीं जाना है, तो ये अपना सुरक्षा का इंतजाम खुद थोड़े कर रही, नेता थोड़े एक बंदूक लेकर घूम रहा है, या उसके बहुत सारे समर्थक है, समर्थक सुरक्षा थोड़े देंगे। तो ये कंपनी से, जो कंपनी या छोटा मोटा ग्रुप भी होता है, इससे संपर्क किया, एक ग्रुप, इसको ग्रुप लिख लेते हैं, ठीक। इस ग्रुप से क्या किया, ये संपर्क किया कि देखिए हमको इतना तारीख को जाना है, इतना बजे से, मान लीजिए 6 घंटा का हमारा काम है, तो 6 घंटा या 5, लेकिन सेलिब्रिटी 6 घंटा कहाँ रुकते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं 1-1.5 घंटा में निकल जाते हैं। चलो मान लेते हैं ये कहा कि हमको 2 घंटा का चाहिए, क्या चाहिए, 2 घंटा या 4 घंटा, 4 घंटा चलो रख लेते हैं सेफ्टी के लिए, 4 घंटा। ये 4 घंटा के लिए हमें 8 बाउंसर चाहिए। कितने बाउंसर? 8 बाउंसर। ये ग्रुप बोलेगा कि हमको इतना 1000 रुपया दे दीजिए। हमको नहीं पता है कि एक बाउंसर के कितना रुपया लगता है। हम ऐसे मान लेते हैं कि इसने कहा, इस ग्रुप ने कहा कि हमको 2 लाख या 4 लाख रुपया चाहिए, 4 घंटा रखना है ना, 4 लाख रुपया हमें दे दीजिए। तो इसने कहा ठीक है 4 लाख रुपया हम आपको दे देते हैं और आप 8 बाउंसर भेज दीजिए। तो ये एक दूसरे के बीच हुआ सहायक संधि। क्या हुआ? ये लोगों के बीच हुआ सहायक संधि। सहायक संधि में क्या हुआ? सहायक संधि में इसको, इस ग्रुप को पैसा मिला और इसको सुरक्षा मिला, इसी को सहायक संधि बोलते हैं। लेकिन एक और बात, यहाँ सहायक संधि क्यों हुई? इसलिए कि इस व्यक्ति को जरूरत था सहायक संधि का, इस व्यक्ति को सुरक्षा का जरूरत था, इसीलिए। मतलब ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न ही नहीं होती तो ये सुरक्षा लेता ही नहीं। ठीक वेलेज़ली के समय भी ऐसा ही था। भारतीय जो राजा थे वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे और उनको सुरक्षा की जरूरत है, तो वेलेज़ली ने इस बात का फायदा उठाया और सहायक संधि की प्रस्ताव को रखा सारे राजाओं के सामने कि देखिए आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप इस बात का टेंशन मत लीजिए, सारी सुरक्षा, सब कुछ जिम्मेवारी हम देख लेंगे, बस आप अपना राज्य चलाइए और एकदम बढ़िया से घूमिए, एकदम मस्त से घूमिए अपने राज्य में, जो भी भोग विलास की वस्तु है सब उपयोग कीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, हमको बस इतना रुपया खर्च दे दीजिएगा और आपके शासन में भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसने प्रॉमिस किया? वेलेज़ली। लेकिन आपको लगता है ये अंग्रेज इतने सीधे ये शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे? देखिए क्या हुआ।
एक और बात, क्या 1798 में जब वेलेजली आया उसी समय सिर्फ सहायक संधि इन अंग्रेजों ने करा था? नहीं, इससे पहले भी ये अप्लाई कर चुके थे भारत में सहायक संधि। कब? 1765 में। 1765 में ये अप्लाई कर चुके थे। 1765 ईस्वी में अप्लाई कर चुके थे। कहाँ पर? अवध के नवाब के साथ। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो किस बात के लिए संधि हुई थी? इलाहाबाद वाली संधि इसी बात के लिए हुई थी ना कि अवध के नवाब को सुरक्षा कौन देगा? अंग्रेज देंगे, और उसके बदले अवध के नवाब कुछ जो कुछ धनराशि है वो किनको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। कुछ क्षेत्र भी देंगे, कुछ धनराशि भी देंगे। ये क्या हुआ था? संधि हुआ था। उसको भी वही तो सहायक संधि था ना जी। इलाहाबाद वाला संधि क्या था? सहायक संधि था। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, एगो अवध के नवाब के साथ, एगो जो मुगल बादशाह थे उनके साथ में। तो वहीं से सहायक संधि की शुरुआत हो गई थी। लेकिन बढ़िया से अप्लाई किसने किया था? वेलेजली ने सहायक संधि को अप्लाई किया था। सहायक संधि क्या होता है? अगर हाँ, और एक बात, जब भी सहायक संधि के बारे में आप लिखे वहां पर सहायक संधि की परिभाषा आप लिख दीजिएगा। सहायक संधि की परिभाषा क्या लिखिएगा आप? देखिए, सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि की परिभाषा क्या लिखिएगा? जब 2 या 2 से अधिक, क्या लिखेंगे यहां पर? ध्यान रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच आपसी सुरक्षा के लिए समझौता किया जाता है। समझौता किया जाता है उसे सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि कहते हैं। संधि कहते हैं उसे क्या कहते हैं? सहायक संधि कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी सहायक संधि का परिभाषा लिखना होगा क्या? जब 2 या 2 से अधिक शक्तियों के बीच आपसी सुरक्षा के लिए समझौता किया जाता है उसे सहायक संधि कहते हैं। और वेलेजली ने बढ़िया इसका क्या किया? फायदा उठाया। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे उस समय जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमें सुरक्षा चाहिए। भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने कहा था? तो चलिए उन क्षेत्रों का नाम भी देख लेते हैं। इन ग्रुपों के बारे में समझ में आ गया। और एक बात, हाँ, अगर आपको पता हो कि ये बाउंसर को कितना रुपया देना पड़ता है सुरक्षा के लिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमें भी बाउंसर की ज़रूरत है, कहीं जाना है हमको भी, ध्यान रखिएगा। तो और एक दो ग्रुप का भी अगर नाम पता होगा, कौन से ग्रुप जो बाउंसर प्रोवाइड करते हैं, मतलब बाउंसर देते हैं, उन ग्रुपों का भी नाम थोड़ा कमेंट में लिखिएगा। और ये थोड़ा रेट भी बता दीजिएगा कमेंट में कि एक बाउंसर का कितना रुपया लगता है, क्योंकि हमें बाउंसर चाहिए, ज़रूरत है, कहीं जाना है हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहीं जाना नहीं है, बस ऐसे ही कह रहे हैं। थोड़ा पता होगा तो बताइएगा, थोड़ा हम भी जानना चाहते हैं क्या होता है, कैसे, कौन कौन से क्षेत्र थे। थोड़ा क्षेत्र देख लेते हैं, ठीक। कौन से क्षेत्र थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था? क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र लिख लेते हैं। भारतीय क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र कौन कौन से थे? देखिए भारतीय क्षेत्र में कौन कौन से भारतीय क्षेत्र जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए वेलेजली से। कौन कौन थे? हैदराबाद, हैदराबाद, यहाँ पर देखिए हैदराबाद, तंजौर, चलिए हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मैसूर, इसको लिख लेते तब समझाएंगे। तंजौर, तंजौर, उसके बाद अवध, अवध के बाद है पेशवा, पेशवा के बाद है बरार, बरार, बरार के बाद है सिंधिया, भोसले, भोसले भी थे, भोसले, सिंधिया थे, सिंधिया, जोधपुर, जोधपुर, उसके बाद ये था जयपुर, जयपुर भी थे, और कुछ और भी क्षेत्र थे। जोधपुर था, जयपुर था, और मछेरी, मछेरी, बूंदी, बूंदी था, और भरतपुर, भरतपुर, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर था भरतपुर,
भरतपुर। चलिए समझ में तो आ गया होगा इतना, कौन कौन से क्षेत्र थे इसको ध्यान रख लीजिए। कौन कौन? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। पेशवा जो थे वो तो थे ही, पेशवा को पहचानते ही हैं। महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे बरार, उसी क्षेत्र में भोसले। सिंधिया जानते हैं, राजस्थान वाले क्षेत्र में जोधपुर। जयपुर के जो शासक थे मछेरी। यहाँ पर बूंदी होगा, बिंदु नहीं होगा, बूंदी होगा, बूंदी, बूंदी, बूंदी और भरतपुर के जो शासकों द्वारा ये कहा गया कि ठीक है हमको क्या करिए, आप सहायक संधि हमको दीजिए। अब सहायक संधि के क्या क्या मतलब शर्तें थी, सहायक संधि का शर्त क्या क्या था कि अगर हम, अब ब्लेगली ने कहा कि अगर हम सहायक संधि देंगे तो हमारी क्या क्या शर्तें होंगी, फिर वो जो क्षेत्र होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब के बारे में समझेंगे। तो चलिए इस सहायक संधि की शर्तें क्या क्या थी। सहायक संधि की शर्तें क्या क्या थी। सहायक संधि की शर्त सबसे ये पहले थी कि जो भी क्षेत्र सहायक संधि के प्रस्ताव को मानेगा, वो क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, वह क्षेत्र जो था वो कंपनी के अनुमति के बिना किसी दुश्मन देश को, यानी दुश्मन क्षेत्र के व्यक्ति को अपने यहाँ शरण या नौकरी नहीं देगा। अपने यहाँ शरण मतलब रहने का स्थान या नौकरी नहीं देगा। दूसरा क्या बात था? दूसरा था कि कभी भी जब कभी युद्ध हो या कुछ भी, जितनी भी सुरक्षा वाली चीज़ें हैं, जैसे युद्ध हो या किसी से मित्रता करनी हो, यहाँ पर अगर कोई भी जो क्षेत्र इस सहायक संधि को एक्सेप्ट करेगा तो कंपनी की अनुमति के बिना किसी दुश्मन क्षेत्र के व्यक्ति को अपने यहाँ शरण या नौकरी तो दे नहीं सकता है। फिर दूसरा, किसी भी क्षेत्र से मित्रता करने से पहले कंपनी की अनुमति लेनी होगी। अब ये नहीं कि ये बगल वाला जो राज्य है उसके राजा हमको बहुत बढ़िया लग गए तो उन राजा से हम मित्रता कर लेंगे। नहीं, मित्रता करने से पहले भी कंपनी से क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा का सारा जिम्मेवारी कौन देख रहा है, वही। देखिए ये बाउंसर जैसे होते हैं ना, तो बाउंसर में भी क्या है, देखिए अगर किसी भी बाउंसर, देखो अगर आपकी सुरक्षा अगर बाउंसर देख रहे हैं तो अगर किसी व्यक्ति से आपको हाथ मिलाना है या कुछ भी करना है तो उन बाउंसरों को आपको मतलब बात माननी पड़ेगी, क्योंकि बाउंसर ही सारा सुरक्षा देख रहा है ना जी। देखिए अंग्रेजों की इसके पीछे मानता भी कुछ और थी, तो अलग की बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन सारे शर्तों को रखा गया। और क्या था यहाँ पर, नीचे दिखाई देगा ना, हाँ तीसरा, यहाँ पर अगर आप शर्त मानते हैं तो क्या होगा, आपको जितने भी सैनिक रखा जाएगा, क्या आपके यहाँ आपके क्षेत्र में कंपनी द्वारा सैनिकों का खर्च उस क्षेत्र से लिया जाएगा, उस क्षेत्र के शासकों से लिया जाएगा, शासकों से लिया जाएगा। देखिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इधर के हम मिटाने वाले हैं आगे, अभी इसको आगे थोड़ा सा लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और अब मिटाने वाले हैं। हाँ, और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए यहाँ पर हो गया, एक शासकों से लिया जाएगा, क्योंकि देखिए अब कंपनी में ये कंपनी के जो सैनिक रहेंगे वो किसके खर्चे पर रहेंगे, अपने खर्चे पर थोड़े रहेंगे, वो शासकों के खर्च पर रहेंगे साथ में ही। 4 नंबर में है कि उस दरबार में, जहाँ पर जिस रियासत में ये लोग अपनी सुरक्षा देंगे, उसके दरबार में कंपनी का एक अधिकारी
एक अधिकारी होगा, एक अधिकारी हो, कंपनी द्वारा एक अधिकारी रखा जाएगा उस दरबार में कि क्या क्या इस दरबार में चल रहा है, ये सारे सूचना किसको पहुंचाता रहे, अंग्रेजों को, और फिर अंग्रेज उस क्षेत्र पर शासन कर सकें। कब ये दरबार कमज़ोर पड़ रहा है और जब ये दरबार कमज़ोर पड़ा उसी समय अंग्रेज उस पर क्या कर लेंगे, शासन कर लेंगे। अरे अंग्रेज बहुत ताकत तेज थे, दिमाग से तो तेज होते ही हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर दिमाग से तेज हुआ वही किसी पर शासन कर सकता है। शरीर से ताकतवर तो हाथी भी होता है, फिर भी शासन कौन करता है, मनुष्य उस पर शासन कर रहा है, उसके घरों को बर्बाद कर रहा है, उसके जंगलों को तोड़ फोड़ रहा है। हाथी कुछ कर सकता है क्या, कुछ नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या आएगा, 5 नंबर में होगा तो हाँ, इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, अंग्रेजों द्वारा एक प्रॉमिस, एक वादा किया गया था कि आपके आंतरिक मामलों में, आपके आंतरिक मामला, अब आंतरिक मामला रह कहाँ गया, सुरक्षा वाला अगर बात हो गया तो उसके बाद आंतरिक मामला आप रह क्या गया, क्या कहते हैं, आपके आंतरिक मामले में, आपके आंतरिक मामले, आपके नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं देसी रियासत के, देसी रियासत के, या आपके यहाँ पर क्षेत्र लिख देते हैं, क्षेत्र के आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उस क्षेत्र को, मतलब अंग्रेज ही, कंपनी लिख देते हैं, कंपनी ही आंतरिक और बाह्य सुरक्षा देगी, आंतरिक और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा देगी, आक्रमण से सुरक्षा देगी। ये हुआ था, ये सारे सत्य थे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया हो।